किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पॉली हाउस में खीरा की खेती पर किसान का अनुभव। फल बाग में बहार नियंत्रण पर तकनीकी जानकारी। आज के समय में किसान धीरे धीरे कृषि की उन्नत तकनीकियों को अपनाकर कृषि क्षेत्र में नया आयाम छू रहे हैं। जी हां, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं प्रगतिशील किसान जगदीप सिंह संधू से, जो कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से कम क्षेत्र में खीरा की खेती करके अच्छी आय कमा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं पॉली हाउस में खीरा की खेती पर उनके अनुभव को। ये खीरे की खेती हमने अक्टूबर से शुरू की है। पहले हमने पिछले साल शिमला मिर्च लगाई थी, उसमें बढ़िया रहा था। इस बार हमने फिर चेंज क्रॉप रोटेशन के उसमें क्रॉप चेंज कर दी। ये ऑफ सीजनल क्रॉप है खीरे की। ये आधे एकड़ का पॉली हाउस है। इसमें 20 बेड बने हुए हैं। एक बेड से दूसरे बेड की दूरी 1 मीटर की है। 1 मीटर का बेड है, 1 मीटर खाली है। और इसमें 5000 प्लांट लगे हुए हैं खीरे के। अभी लेबर सफाई कर रही है, नुलाई चल रही है इसमें, और तोड़ाई अभी आज हुई थी, वो हो चुकी है। अब ये पानी चल रहा है, इसमें ड्रिप चल रही है, इस टाइम फर्टिगेशन कर रहे हैं इसमें। शुरू में तो हम इसको 1261 चलाते हैं, फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है। फिर कैल्शियम की ज़रूरत हो जाती है, जैसे जड़ चलने लग जाती है कैल्शियम नाइट्रेट चलाते हैं। साथ में 13045 जिसमें नाइट्रोजन और पोटाश है। फिर जैसे ही फ्रूटिंग स्टेज पे आ जाता है, फ्लावरिंग पे, उस टाइम हमें 0050 और मैग्नीशियम सल्फेट ये भी चालू कर देते हैं। खाद इसमें आधे एकड़ में 6 से 7 किलो जा रहा है। अभी फ्रूटिंग स्टेज पे है तो इसमें 2 किलो के आसपास 0050 चलता है, 2 किलो कैल्शियम नाइट्रेट चलता है, और 1.5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट चलता है, और आधा 1 किलो अपना ये 1261 चलता है। यह किसान भाई अपनी खीरा की फसल को कीट रोगों से बचाने के लिए प्रक्षेत्र की साफ सफाई रखते हैं तथा फसल में पीले चिपचिपे प्रपंच लगाए हैं, जिससे कि फसल कीट व्याधियों से बची रहे। लेकिन फिर भी यदि फसल पर कीट रोगों का प्रकोप देखने में आता है, तब यह रासायनिक दवाओं का छिड़काव करते हैं, जिससे कि इनसे होने वाले नुकसान से बचा जा सके और फसल से भरपूर उत्पादन लिया जा सके। और ये जनवरी के मिड में हार्वेस्टिंग पे आ गई थी, और अब ये मई तक हम इसको चलाएंगे। तो पॉली हाउस में अगर किसान भाई खेती करना चाहते हैं खीरे की, तो ये ऑफ सीजनल क्रॉप हमने लगाई है अक्टूबर के आखिरी में। तो इसमें अक्टूबर से लेके अप्रैल 15 तक बढ़िया रेट रहता है खीरे का। 20 से ऊपर रहता है, वो 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। तो ये यील्ड इसमें अभी तक हमारी 200 क्विंटल आ चुकी है। यह किसान भाई औसतन 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खीरा बेचते हैं। इस तरह इन्हें अभी तक 200 कुंटल खीरे से 4 लाख रुपए की कुल आमदनी हो चुकी है। और आगे हम उम्मीद है कि इसमें 100-150 क्विंटल और आएगी, तो ये 7-8 लाख की फसल हो जाती है एक ही फसल। लागत इस पे हमारी आखिरी तक क्रॉप की अंदाज़ा है कि 2.25 लाख रुपए के आसपास हमारी पूरी लेबर भी आ गई, इसमें खाद दुआई भी आ गई, और सीड कॉस्ट भी आ गई, बेड प्रिपरेशन भी आ गई, सब कुछ आ गया। तो 2.25 लाख के आसपास कॉस्टिंग पूरी आखिरी तक आ जाएगी।
इन किसान भाइयों को आगे चलकर इस फसल से 100 से 150 कुंटल और उत्पादन मिलने की संभावना है। इस तरह इनकी कुल आमदनी 7 लाख से 7.5 लाख रुपए होती है। और जहां तक कुल खर्च की बात है तो खेत की तैयारी, बीज, खाद, उर्वरक, पौधे सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट और अन्य खर्च के रूप में लगभग 2.25 लाख रुपए कुल लागत आई। इस तरह इन्हें आधा एकड़ एरिया से लगभग 4,75,000 रुपए शुद्ध लाभ के रूप में मिलने की संभावना है। किसान भाइयों, यह लागत, खर्च और लाभ केवल फसल का है। इसमें पॉली हाउस और ड्रिप की लागत शामिल नहीं है। बस यही है कि अगर पॉली हाउस में खीरे की क्रॉप करनी है तो इसको अक्टूबर के आखिरी से शुरू करो और ये फिर आपकी अप्रैल मई तक चलती है क्रॉप। अगर बढ़िया संभाल लोगे तो इसमें रेट भी अच्छा रहता है। बीमारियों की इतनी वो नहीं रहती। खीरे की फसल पे थोड़ी सेंसिटिव क्रॉप है और सीजनों में इसमें बीमारियां ज़्यादा आ जाती हैं पॉली हाउस में, तो इस टाइम करोगे तो बढ़िया रहती है क्रॉप। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश के किसान खेती के साथ साथ बागवानी भी करते हैं, जिसमें अनार और अमरूद के बाग बड़े क्षेत्र पर देखे जा सकते हैं। वैसे तो अनार और अमरूद में फूल वर्ष में 3 बार आते हैं, लेकिन व्यावसायिक रूप से केवल 1 या 2 बार की फसल ली जाती है और इसका निर्धारण पानी की उपलब्धता और बाजार की मांग के अनुसार किया जाता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं होती है, वहां मृग बहार से फल लिए जाते हैं। पौधों में बहार नियंत्रण के लिए किसान अपने स्तर पर कई तरीके अपनाते हैं। तो चलिए जानते हैं अनार और अमरूद में बहार नियंत्रण के बारे में इस रिपोर्ट में। अमरूद और अनार में आमतौर पर साल में 3 बार फलन होता है। अमरूद में एक फलत नवंबर से जनवरी में, दूसरी फलत जुलाई से सितंबर और तीसरी फलत फरवरी से अप्रैल में आती है। और अनार में एक फलत जून से सितंबर में, दूसरी फलत दिसंबर से फरवरी और तीसरी फलत मार्च से अप्रैल में आती है। लेकिन साल में ये तीनों फलत लेना आर्थिक दृष्टि से फायदे वाला नहीं होता है। अमरूद की अगर बात करें तो बरसात वाली फसल लेने पर कीटों की समस्या अधिक आती है, इसलिए या तो जाड़े वाली फसल लें या गर्मी वाली फसल लें। उसी तरह अनार में भी आमतौर पर मार्च से अप्रैल में फलन लेना आर्थिक दृष्टि से फायदे वाला होता है। वैसे आपको जिस फसल से अच्छा लाभ मिले उसे ले सकते हैं, लेकिन जिस बहार का आप फलन नहीं लेना चाहते हैं उस बहार को नियंत्रित करना पड़ता है, यानी फलन से पहले जो फूल आते हैं उसे रोकना पड़ता है, जिससे पेड़ को अगली फसल लेने के लिए भरपूर पोषण मिल सके। यह समय अमरूद में अम्बे बहार का है, यानी इस समय अमरूद में जो फूल आएंगे वो बरसात में फल देंगे। और जैसा कि बरसात में आने वाले फलों की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है और किसानों को इससे अच्छा लाभ नहीं होता है, ऐसे में इस समय आने वाले फूलों को रोकना होता है, जिसके लिए कुछ तकनीकें हैं जिसे आप अपना सकते हैं। पहला तरीका है 1 जोड़ा पत्ती कृंतन विधि। इसमें 2 जोड़ा पत्तियों में से 1 जोड़ा पत्ती की कटाई कर दी जाती है। फूल आते समय सिंचाई पूरी तरह से रोककर भी फूलों को झड़ा सकते हैं। इसके अलावा 10% यूरिया के घोल का छिड़काव करके भी फूलों को गिराया जा सकता है। अन्य तरीकों में आप नेप्थलीन एसिटिक एसिड या 2,4-D का छिड़काव कर सकते हैं। ऐसा करने से फूल आसानी से गिर जाते हैं, लेकिन इनका घोल बनाने में सावधानी रखें। अगर नेप्थलीन एसिटिक एसिड का घोल तैयार करना है तो 600 से 800 मिलीग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल कर छिड़काव करें। उसी तरह 2,4-D की 200 से 250 मिलीग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाते हैं। ध्यान रहे कि इन दोनों में से किसी एक दवा का ही छिड़काव करें और छिड़काव 15 दिन के अंतर पर दोबारा करें। किसान भाइयों, इस कार्य को आप अमरूद या अनार में करें। इस बात का ध्यान रखें कि जब फूल आने की शुरुआत हो जाए तभी इन तकनीकों में से किसी एक तरीके को अपनाना है।
इस कार्य को करने के बाद जब फूल पूरी तरह से समाप्त हो जाएं, उसके बाद बाग में सिंचाई करें और सिंचाई के बाद 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या आधा किलोग्राम यूरिया का प्रयोग जरूर करें। इससे नए कल्ले आएंगे, जिससे अगली फलत अच्छी आएगी। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। खेती में किसानों के सामने कई समस्याएं आती हैं, जिसमें मुख्य समस्या खरपतवार और सिंचाई की अधिक रहती है, जिसको देखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने दिन प्रतिदिन नई नई तकनीकियां इजाद की है और इन्हीं तकनीकियों में से एक है मल्चिंग। तो फसलों में मल्चिंग किस प्रकार से उपयोगी है, इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर जेसी शर्मा। छायावरण जो है हमारे पास विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि आप प्लास्टिक की शीट को भी छायावरण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह हम घास फूस फसलों के अवशेष भी मल्चिंग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे खेत में इधर उधर इस तरह के घास होते हैं जो जानवर नहीं खाते हैं, उनको भी हम मल्चिंग में प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे चीड़ की पत्तियां हैं, उनको भी हम मल्चिंग के प्रयोग में ला सकते हैं। जब हम तीनों ये मल्चिंग को हम देखते हैं, तो ये जो प्लास्टिक की शीट की मल्चिंग है, इसमें हमें नमी संरक्षण में तो अच्छा फ़ायदा मिलता है, लेकिन इसका थोड़ा हमें बाज़ार से लाना पड़ती है, ये थोड़ा इसमें खर्च भी करना पड़ता है। लेकिन ये दूसरी मल्चिंग है, इसको हम अपने आराम से फील्ड में ही अरेंज कर सकते हैं, इनका प्रबंधन अच्छी तरह से कर सकते हैं और फसलों में इनका भरपूर फ़ायदा भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले जानते हैं प्लास्टिक मल्चिंग क्या है। खेत में लगे पौधों की जमीन को चारों तरफ से प्लास्टिक फिल्म के द्वारा सही तरीके से ढकने की प्रणाली को प्लास्टिक मल्चिंग कहते हैं। ये प्लास्टिक फिल्म कई प्रकार और कई रंग में आती है। इसका चयन जलवायु एवं फसल के आकार प्रकार के अनुसार करते हैं। ये प्लास्टिक शीट भी डिफरेंट कलर्स की होती है, जैसे सिल्वर कलर की भी होती है, काले रंग की होती है, और ये जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट शीट होती है एक प्लास्टिक की, उसको हम मल्चिंग के रूप में प्रयोग में नहीं लाते हैं। और ये जो प्लास्टिक की शीट हम मल्चिंग के रूप में प्रयोग करते हैं, ये विभिन्न मोटाई की भी होती है, जैसे 25 माइक्रोन की है, 50 माइक्रोन की है, 100 माइक्रोन की है, 200 माइक्रोन की है। ये कितने मोटाई की मल्चिंग प्लास्टिक की शीट की करनी है, ये निर्भर करता है कि फसल की अवधि कितनी है। कम अवधि वाले फसलों के लिए कम मोटाई की शीट हम प्रयोग में करते हैं, 25 माइक्रोन की करते हैं या 50 माइक्रोन। जो फसलें हमारी 3 से 4 महीने की अवधि की होती है, उनमें हम जनरली कम मोटाई की शीट प्रयोग में लाते हैं, जैसे 25 माइक्रोन की या 50 माइक्रोन की, ताकि वो जब तक फसल तैयार नहीं होती तब तक वो फील्ड में मल्चिंग का काम करती रहे वो शीट। ठीक है, जैसे 4 से 6 महीने की फसल है, उस मध्यम अवधि की फसल उसमें कहते हैं, तो उसमें आप 50 माइक्रोन की शीट को प्रयोग में ला सकते हैं, 50 माइक्रोन या उससे ज़्यादा। अगर 6 महीने से ज़्यादा अवधि की कोई फसल है, जैसे हमारे पास कई बार जिंजर वगैरह, हम अदरक वगैरह लगाते हैं, तो उसमें अगर हमने लगाना हो तो हम 50 या 100 माइक्रोन की शीट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह अगर फलदार पौधों में हमने मल्चिंग का प्रयोग करना है, तो उसमें हम 100 माइक्रोन या उससे ऊपर की ही शीट को मल्चिंग के प्रयोग में लाते हैं। ये जो मल्चिंग जो हम करते हैं फसल उत्पादन के लिए, इनके 3 प्राथमिक लाभ रहते हैं। जैसे नमी संरक्षण सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। दूसरा, सर्दियों की फसलों में कई बार तापमान इतना गिर जाता है कि फसल अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाती है, तो टेम्परेचर मॉडरेशन के लिए भी ये अच्छा फ़ायदा देती है। तीसरा फ़ायदा जो होता है, प्राथमिक लाभ जो मल्चिंग का होता है, वो वीड कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण के लिए भी इनका बहुत अच्छा फ़ायदा रहता है। बाकी द्वितीय लाभ तो काफ़ी होते हैं मल्चिंग, जैसे मिट्टी की गुणवत्ता को ये सुधारते हैं,
दूसरी उसकी उर्वरा शक्ति को भी सुधारते हैं और इस तरह के कई लाभ हैं। हमें साफ सुथरी फसल मिलती है। मल्चिंग के इन सभी लाभों को देखते हुए जो किसान अपनी सब्जी वाली फसलों में इनको लगाना चाहते हैं, वो कृषि विभाग द्वारा इस पर अनुदान भी दे है, तो इस अनुदान का लाभ उठाते हुए आप अपनी फसलों में लगवा सकते हैं। तो जितनी भी हमारी ये सर्दियों में उगाई जाने वाली सब्जियां हैं, जैसे फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, मटर है और दूसरी कई फसलें हैं जिनमें हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और आप देखते हैं कि सर्दियों में बारिशें हमारे पास कम रहती है और तापमान जो बहुत गिर जाता है। तो जितनी भी ये सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें हैं, इनमें मल्चिंग का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है, गांव अमटेरा, जिला दौसा के चंद्र बली ने आपने प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। प्राकृतिक कृषि एक ऐसा विषय है जिसमें कि आजकल हमारी सारी दुनिया इसके लिए काम कर रही है, क्योंकि ये कृषि प्राकृतिक पद्धतियों पर आधारित है। और यदि हम भारतवर्ष की बात करें, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग आई, उसमें हमने काफ़ी अच्छी सफलताएं प्राप्त की हैं और अच्छे परिणाम उसके आए हैं, परंतु उससे हमारा जो मिट्टी का स्वास्थ्य है या हमारा पर्यावरण है वो काफ़ी दूषित हुआ है। लोगों को भी बहुत सारी बीमारियों ने जकड़ा है, क्योंकि हमारा जो खाने की जो चीज़ें हैं उनमें भी वो जहर या वो कण वो आ गए हैं। इसलिए हम प्राकृतिक कृषि, खासकर सब्जियाँ सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हुई हैं और सब्जियाँ हम सीधे खाते हैं, क्योंकि यदि हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण हमारा शुद्ध होना चाहिए, खान पान हमारा शुद्ध होना चाहिए, तभी हमारा स्वास्थ्य वो भी शुद्ध रहेगा। प्राकृतिक खेती में प्रकृति और पर्यावरण को संतुलित रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग न करते हुए रसायन मुक्त फल सब्जियां तैयार की जाती हैं। तो आप कैसे करें प्राकृतिक खेती, आइए जानते हैं। जैसे कि प्राकृतिक कृषि के 4 मुख्य घटक जो है हमारे सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि में जो बताए गए हैं, उसमें है घन जीवामृत, जीवामृत, बीजामृत और आच्छादन। बीजामृत है क्या? बीजामृत में हमारा मुख्य तौर पर, जैसे कि मैं 1 बीघे के लिए यदि बताऊं तो उसमें आपका 2 लीटर पानी में आप आधा किलो गोबर, आधा लीटर गोमूत्र, चूना और मेड़ की मिट्टी वो जहां पर आपने कहीं भी खाद या कुछ नहीं डाला, पेड़ के नीचे की मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि उसमें जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स और फंजाई, जो कि हमारे जो मिट्टी जनित रोग हैं उन्हें वो ठीक करते हैं। तो ये बीजामृत से जब हम बीज का संस्कार करते हैं तो उसका अंकुरण अच्छा होता है, उसमें बीमारियां कम लगती है, मिट्टी जनित रोग नहीं लगता है। और दूसरा जो हमारा घटक है वो है जीवामृत। तो जीवामृत को बनाने के लिए हमें कुछ चाहिए। जैसे ड्रम है आपका, वो आपका होना चाहिए 50 से 200 लीटर की कैपेसिटी में हो। जो ड्रम है वो प्लास्टिक का ही इस्तेमाल करते हैं। से 1 बीघा ज़मीन के लिए या 800 स्क्वायर मीटर के लिए हमारे पास यदि हमने जीवामृत बनाना है तो उसमें 40 लीटर पानी में हम गोबर डालेंगे 1 से 2 किलो, गोमूत्र 2 लीटर, फिर बेसन, गुड़ 250 ग्राम। बेसन जो इसलिए डालते हैं ताकि हमारा जो उसमें जो बैक्टीरिया है वो पनपते हैं। गुड़ इसलिए डालते हैं कि उसमें आपको उसके लिए अच्छा जो है उनके लिए भोजन तैयार होता है। और उनको हम एक ड्रम में डाल के, और मेड़ की मिट्टी जो मैंने पहले भी आपको बीजामृत में बताई थी, तो उस मिट्टी को डाल के 1 मुट्ठी मिट्टी वो हमें चाहिए। तो उसको जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसमें सुबह और शाम 4-5 मिनट के लिए आपने उसको घोलना है। तो ये काम आपने पूरे हफ्ते, और जब तक आपका तैयार नहीं होता है
तब तक आपने ये करना है। जैसे मैंने पहले बीजामृत के लिए बनाया था, तो उसको 1 दिन पुराना ताज़ा ही बीजामृत बनाते हैं और 1 दिन के बाद आप इस्तेमाल करते हैं। परंतु जो जीवामृत है उसको हम 1 हफ्ता से लेकर 10 दिन तक, उसके ज़्यादा आपने आगे, और ये निर्भर करता है तापमान पर। यदि गर्मियों में आप बना रहे हैं तो 5 से 6 दिन या 7 दिन में आपका जीवामृत तैयार हो जाएगा। यदि ठंडी जगह है तो वहाँ से हो सकता है कि 10 से 15 दिन भी लगे। अब आप देखते हैं, उसको जो ड्रम है उसको हम ढकते हैं, उसको पूरा बंद नहीं करना है, उसको बोरी से या टाट से हम ढकते हैं ताकि उसमें हमारा ऑक्सीजन या उसकी मात्रा जाती रहे। तो इस तरह से हम जीवामृत भी तैयार करते हैं। और उसको जीवामृत को हमने कैसे इस्तेमाल करना है, जैसे कि 2 तरीके हैं। एक तो है हमारा सिंचाई, आपकी मिट्टी की पानी में उसको मिला के सिंचाई करेंगे। दूसरा है स्प्रे। स्प्रे हम 5 से 10% करते हैं, उसके लिए हमें छानना पड़ता है। और जब हम ड्रेंचिंग करते हैं तो उसका हम सीधा ही, जैसे 9 भाग पानी और 1 भाग जो हमारा वो जीवामृत बना हुआ है 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक, उसका हम घोल बना के उससे सिंचाई करते हैं लाइनों के बीच में। वो बिल्कुल पौधे के पास नहीं डालना है। उसका तरीका ये है कि जैसे आपने जब बीज लगाया, बीज संस्कार करने के बाद उसके बाद भी आप उसको शुरू कर सकते हैं और उसमें आप सिंचाई कर सकते हैं। तत्पश्चात 15-20 दिन के बाद आपने लगातार उसकी स्प्रे करनी है, 5 से 10%, 5 से 6 स्प्रे 15 दिन के अंतराल पर आप इसकी स्प्रे करते रहेंगे। जीवामृत का प्रयोग किसान भाई खाद्यान्न फसलों, तिलहनी फसलों, दलहनी फसलों, शाक सब्जियों और फल बागानों में कर सकते हैं। अगर किसान भाई फसलों पर इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो वह 2 लीटर जीवामृत को 13 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। दूसरे, जब हम स्प्रे करते हैं तो ये खास ध्यान रहे कि हमारे पत्तों पर पूरी तरह से उसका लेप हो जाना चाहिए। ये नहीं कि आपका ऊपर से आपने स्प्रे किया, पर अच्छे ढंग से आप उसकी स्प्रे करें और छानना उसमें जरूरी है। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है घन जीवामृत। घन जीवामृत है, ये जीवामृत जैसा ही है, परंतु वहाँ पर हम जो कार्बनिक पदार्थ है उसमें बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं। क्योंकि हमने इसमें गोबर इस्तेमाल नहीं करना, कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, तो हमारे पास कार्बनिक पदार्थ कहाँ से आएगा? एक तो आएगा आच्छादन से या मल्चिंग से, और दूसरा आएगा हमारे पास घन जीवामृत से। तो घन जीवामृत में हमने जैसे 1 बीघा के लिए कम से कम हमारे पास 20 से 30 किलो गोबर 3 से 4 दिन पुराना, उसको हम लेंगे। उसके बाद बेसन, गुड़ और उसमें जो हमारा मिट्टी मेड़ की वो भी डालते हैं और उसको गूंथ देना है। उसमें हम गोमूत्र डालेंगे, उसको गीला नहीं करना, उसका पेस्ट नहीं बनाना, उसको तरल नहीं बनाना है, उसको सीधा आपने मतलब ठोस ही रखना है, परंतु उसमें अच्छी तरह से उसका मिश्रण हो जाना चाहिए। उसको हम जब खेत तैयार करते हैं तो उसमें आप खेत में पूरे पट्टी में उसको डाल सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा, जब आप की फसल 1 महीने पुरानी, जब आप कोई गुड़ाई निराई उसमें बीच में करते हैं तो उस वक्त भी आप ये घन जीवामृत उसमें डाल सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे परिणाम हैं, क्योंकि जैसे ही हम ये डालते हैं आपको दिखेगा कि आपकी फसल बिल्कुल हरी, बिल्कुल निरोग होती है। जो चौथी चीज़ है वो है आच्छादन। आच्छादन क्या है? मल्चिंग। होता क्या है कि जब हम फसल लगाते हैं तो उसमें आपकी मिट्टी खाली रहती है। जब ये मिट्टी आपकी खाली रहेगी तो उसमें घास और उसमें वाष्पीकरण काफ़ी ज़्यादा होता है, उससे उसका जो नमी है वो सूर्य के तापमान से उड़ जाती है। उसके लिए हम जो भी हमारे जो फसलें होती है, फसलों के अवशेष हैं या कोई और चीज़ें, घास है, उससे हम ढक सकते हैं ताकि उसमें हमारी नमी बनी रहे। उससे घास वगैरह भी आपका कम आएगा और उसमें आपको कम गुड़ाई निराई की आवश्यकता पड़ती है। ये है आच्छादन का, और उससे नमी वो काफ़ी ज़्यादा और कम पानी आपका उसमें लगेगा। किसान भाइयों, ये मैंने 4 चीज़ें बताई जो पोषक तत्वों इसमें करते हैं, और जो समावेश था वो दलहनी और गैर दलहनी फसलें। जब भी हम चाहे गर्मियों में लगाएं, सर्दियों में लगाएं, एक दलहनी फसल का इसमें होना आवश्यक है। वो क्यों? क्योंकि वो नाइट्रोजन की मात्रा को जो हमारे वायुमंडल में है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसको संग्रहित करती है जड़ों में। अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरी फसलों को भी उसमें फ़ायदा होता है जो हम बाद में फसल लगाते हैं। इस तरह से वो अपनी जो मिट्टी है हमारी उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाती है। प्राकृतिक तौर पर हमें किसी भी केमिकल कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये प्रबंधन किसान भाई अच्छे ढंग से करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अन्नदाता इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।